अब बात करते हैं कुछ मुख्य फसलें हैं। तो मुख्य फसलों में देखते हैं मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य एवं खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। बात करते हैं चावल की। भारत में अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न चावल है और हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक कौन हो गया? चीन हो गया। दूसरे नंबर पे भारत हो गया। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए तापमान जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, अधिक आर्द्रता हो, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए उस क्षेत्र में। ये इसकी आवश्यकताएं हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है जहां बरसात कम होती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाना संभव हो पाया है। ठीक है ना। तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। अब बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य कौन है? वेस्ट बंगाल है। नहरें हैं, पानी खूब मात्रा में है, तो सबसे ज़्यादा चावल होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे आता है पंजाब। अब पंचनाद, 5 नदियां हैं भाई, तो जहाँ पानी ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा है या पानी ज़्यादा है तो चावल होगा ही होगा। तो यहाँ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब ऐसे क्रम में हो गया। ठीक है ना। और फिर चौथे नंबर पे कौन आएगा? उड़ीसा आएगा। चौथे नंबर पे उड़ीसा और पांचवें पे फिर बिहार आएगा। और बात करते हैं देश की, तो सबसे पहले उत्पादक जो है चावल का वो चाइना है। दूसरे नंबर पे जो है इंडिया है। और तीसरे नंबर पे जो है इंडोनेशिया है। और चौथे नंबर पे कौन है? यूएसए है। चौथे पे कौन है? यूएसए है। तो इस तरीके से चावल उत्पादक देश देखे आपने, राज्य देखा। अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली चावल हो गया, दूसरी गेहूं, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने के दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। ठीक है। तो वीट का जो प्रोडक्शन होता है, बात करते हैं सबसे ज़्यादा गेहूं होता कहाँ है? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है? पंजाब है। तो आपने देखा पंजाब का स्थान तीसरे नंबर पे था, किसमें? चावल में भी और गेहूं में भी। ठीक है ना। अब देश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाला, जो गेहूं उगाने वाला देश कौन है? चाइना है। जैसे पहले नंबर पे चाइना था, दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया है। और तीसरे नंबर पे कौन है? यूएसए है। तो हमने आपके लिए मेहनत की है, यहाँ पे कलर भी डाला है मैप में, ताकि एक पिक्चर बन जाए आपके माइंड में। तो यहाँ दोनों को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश जैसे है तो ऐसे चाइना है, जैसे मध्य प्रदेश है तो वैसे इंडिया है, जैसे पंजाब है तो वैसे यूएसए है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये गेहूं के उत्पादन के हिसाब से है। ठीक है। तो यहाँ राज्य देख लेंगे आप, जो 10 राज्य हैं गेहूं के उत्पादन करने वाले, 10 राज्य हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा। ठीक है ना। तो पहला यहाँ आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा राजस्थान, और फिर छठा बिहार, सातवां गुजरात। तो ऐसे 10 तक देख सकते हैं आप। फिर बात करते हैं मोटे अनाज की। बात करते हैं ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले कुछ मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। अक्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो दोस्तों, ये याद रखना है आपने, खाद्यान्न फसलें 3 हो गई आपकी। यहाँ से क्वेश्चन आता है और बच्चे मार खा जाते हैं यहाँ पे। तो पहला आता है, पहली खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। दूसरी कौन है? गेहूं। और तीसरी ज्वार है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या लगाते हैं? बाजरा लगा देते हैं या मक्का लगा देते हैं, तो कहते हैं ज्वार तो पशुओं की चरने के लिए। नहीं भाई, महाराष्ट्र में देखें तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या उत्पन्न होता है? ज्वार का ही होता है। रोटियां भी किसकी खाई जाती हैं? ज्वार की। तो पहले भी हम ज्वार की रोटियां ही खाते थे गेहूं के आने से पहले। तो तीसरी प्रमुख खाद्य फसल कौन हो गया? ज्वार हो गया। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादन राज्य कौन कौन से? देखो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। ठीक है। फिर बात आती है बाजरे की। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है।
यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी की प्रमुख फसल जो है कर्नाटक हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये है। ठीक है भाई। फिर बात आती है मक्का की। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों में प्रारूप से प्रयोग की जाती है। एक खरीफ फसल है। तो कैसे बात करते हैं, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छे प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। तो बिहार में रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशकों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा उपभोक्ता देश है। दालें हम उगाते भी ज़्यादा हैं, खाते भी ज़्यादा हैं। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। किसको छोड़कर? अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि में उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन रोटेटिंग में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में प्रमुख दालों के उत्पादक राज्य हैं। तो आपने देखा होगा भाई, तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी क्या किया जाता है, इन फसलों को लगाया जाता है। फिर बात करते हैं गन्ना। अगली फसल है गन्ना। गन्ना एक उष्ण एवं पोषण कटिबंध फसल है। यह फसल 21 से सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 डिग्री से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और उष्ण आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब बात करते हैं गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा देश राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, जहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। उसी प्रकार देश की बात करें तो ब्राज़ील है। दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। तो दूसरे नंबर पे देश कौन है? इंडिया है। तीसरे नंबर पे देश की बात करें तो कर्नाटक है। तो देश कौन सा है? चाइना है। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर स्टेट याद कर सकते हैं। फिर बात आती है तिलहन की। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तोरिया जो बोल रहे थे ना आपको, रेप सीड होता है जो, ठीक है ना। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं, मतलब खाने योग्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी में प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। 2016-17 अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं भाई। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसलों ऋतुओं में बोया जाता है। अरंडी दोनों में बोया जाता है भाई। और जो भी बताया था अलसी और सरसों जो है, ये क्या है? रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ में और दक्षिण में क्या है? तिल जो होते हैं वो रबी में बोए जाते हैं। तो यहाँ अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं, बाकी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। अब बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली उत्पादक देश की बात करें तो सबसे पहले है चाइना का नंबर आता है। राज्य की बात करें तो गुजरात नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा मूंगफली गुजरात में होती है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में होती है, सॉरी दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में होती है। तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पे देश कौन है? इंडिया है। तो यही क्रम देखते आ रहे हैं हम अभी तक। पहले पे चाइना, लगभग दूसरे पे इंडिया मिलता आ रहा है। फिर बात करेंगे चाय की। बात करते हैं। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध जलवायु, ह्यूम्स, जीवांश युक्त गहरी मिट्टी या सुगंध जल
निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोषणनम पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। तो टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, टी इज ए लेबर इंडस्ट्री। तो वेयर टी ग्रो इन इंडिया, तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे ज़्यादा चाय होती कहाँ है, असम में होती है। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे केरला और पांचवे पे कर्नाटका। देश की बात करें तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, चाइना में होती है। दूसरे नंबर पे इंडिया में होती है, तीसरे पे कीनिया में होती है। ठीक है, तो ये चाय उत्पादक देश और राज्य देखे आपने। अब बात आती है कॉफ़ी की। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि शुरुआत जो हुई थी बाबा बुदन पहाड़ी महाराष्ट्र के अंदर है में हुई, और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास होती है। और सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादन होता है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉफ़ी उत्पादक राज्य याद रखने के लिए ट्रिक बनाई हमने। आपने देखा हो एक शो आता था, कॉफ़ी विद करण शो आता था, ठीक है ना, उसमें कैटरीना भी आई थी, करीना भी आई थी। तो वहाँ पर यहाँ ट्रिक बनाया हमने। करीना अपने बेटे को नहीं लेके आई, जिसका नाम तैमूर था, तो हमने ट्रिक बना दिया, आसान बना दिया, ताकि एक बार, अभी आपने भी देख लिया होगा, एक बार देखोगे तो भूलोगे नहीं कभी भी। तो कॉफ़ी विद करण शो करीना कम्स विदाउट तैमूर। तो यहाँ करण से क्या बन गया, कर्नाटका बन गया। करीना से क्या बन गया, केरला बन गया। और तैमूर से क्या बन गया, तमिलनाडु बन गया। तो यहाँ पर आपने देखा ये कॉफ़ी उत्पादक जो है राज्य हो गए आपके, वो याद रहेंगे आपको। ठीक है, फिर बागानी फसलें हैं। 2016 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों में के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रहा था भाई भारत का। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों की प्रकार की फलों का उत्पादन करता है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। तो ये बागानी फसलों के लिए था। अब बात करते हैं खाद्य फसलें हैं जिनको हम खाते नहीं हैं। तो वह खाद्य फसलें कौन सी, जिसमें रबड़ की बात करते हैं। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों पर उगाया जाता है। ठीक है ना, तो रबड़ का पेड़ जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है यहाँ पर केरला में सबसे ज़्यादा उत्पादन है। दूसरे नंबर पे त्रिपुरा, तीसरे पे कर्नाटका, चौथे पे असम है। ऐसे ही रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, थाईलैंड में होता है पहले नंबर पे। दूसरे पे कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है। और तीसरे पे कहाँ होता है, चाइना में होता है। तो ये रबड़ उत्पादक देश और राज्य देखे, कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लग रहा होगा ना। तो यहाँ से भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। रेशेदार फसलें जैसे कपास, जूट, सन या और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इसमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं, तो चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। तो जो चौथा प्राकृतिक रेशम है वो हमें किससे प्राप्त होता है, पेड़ के रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबेरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, सेरीकल्चर। तो ठीक है ना, सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीड़े के पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। कपास की बात करें, कपास भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। मतलब सबसे पहले कपास का जन्म स्थान कौन है, इंडिया। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है 2016 के अनुसार। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई जो है वो जरूरी है। 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ बात करते हैं सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है, गुजरात में होता है। नंबर 2 पे कहाँ होता है, महाराष्ट्र पे। नंबर 3 पे कहाँ होता है, तो नंबर 3 की बात करें तेलंगाना में होता है। तो 1 2 3 ऐसे लाइन से याद रख लेंगे। ठीक है ना, 1 2 3 याद रहेगा ना, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना।
अब बात करते हैं राज्य की। तो 3 राज्य याद हो गए आपको। और देश की बात करें, सबसे पहले नंबर पे चाइना, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, इंडिया। यहाँ पे नंबर 1 पे क्या आएगा भाई, आपका चाइना आएगा। नंबर 2 पे इंडिया आएगा। नंबर 3 पे यूनाइटेड स्टेट्स आएगा। ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं फिर जूट की बात करते हैं। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, नो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय में जूट के उत्पादन का मुख्य राज्य हैं ये। इसका प्रयोग जो बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे, दूसरी तस्करी की वस्तुएं, जो दस्तकारी की वस्तुएं बनाने के में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशम में पैकिंग सामग्री, विशेषज्ञ नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम होती जा रही है। ठीक है। तो ये सबसे अच्छा विकल्प है अगर देश चाहे तो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। पटसन की बात करते हैं। नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे असम की बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे, दूसरे पे और तीसरे पे असम आ गया यहाँ पे। ठीक है। फिर बात करते हैं देश। सबसे ज़्यादा जूट जो होता है इंडिया में होता है। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे चाइना। तो पहले नंबर पे कौन आ गया यहाँ, इंडिया। दूसरे पे बांग्लादेश, सॉरी, पहले पे इंडिया आ गया, दूसरे पे यहाँ बांग्लादेश आ गया, और तीसरे पे फिर कौन आ गया, चाइना, और चौथे पे म्यांमार आ गया, और पांचवें पे उज्बेकिस्तान आ गया यहाँ पे। ठीक है। बात करते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार हुए हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध होता जाता है। इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत एक बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है भाई। आज की डेट में सुधार लाने की आवश्यकता है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। और भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु उनके लागू करने में ढील की गई। 1960 से 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जैसी सुधार रणनीतियां आरंभ की गई थी। ये सारी कृषि से सुधार से संबंधित है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड जो आया, किसानों को बीमा किया गया, दुर्घटना बीमा किया गया, या उनको, किसानों को जो मौसम की जानकारी देने के लिए कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए गए। ठीक है। फिर बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का क्या योगदान है, क्या कर रहा है ये। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसार अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है, और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी को पहले पहले जो नाम था वो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये अभी क्या कर रहा है, आईसीआर 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी को चला रहा है, और 65 आईसीआर इंस्टीट्यूट्स हैं इसके अंदर, और 14 नेशनल रिसर्च सेंटर चल रहे हैं देश के अंदर, 6 नेशनल ब्यूरेक्स हैं, और 13 डायरेक्टरेट्स हैं, और प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स हैं 13। ठीक है ना। तो ये आप www.icar.organ.in पे जाके आप इसके बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन बन गया आपका, आईसीआर का पूरा नाम क्या है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। फिर बात करते हैं भूदान ग्रामदान क्या है। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज्य अवधारणा से भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की, और एक बार जब वे आंध्र प्रदेश में एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनका आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करेंगे और उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक ही रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए, और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। उसे भूदान के नाम से जाना गया। तो बात कहाँ की थी,
पोचमपल्ली की, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश राज्य था। 80 एकड़ जमीन दान की गई। इसे भूदान के नाम से जाना गया और बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने तो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्राम दान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामीण आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया, रक्तहीन क्रांति क्या थी? वो ये भूदान थी, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार उत्पादन में योगदान क्या है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। आप जानते ही हैं, वो 52% लोग कृषि में काम कर रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं जो कृषि के अंदर जो बढ़ोतरी ज़्यादा होनी चाहिए, वो बढ़ोतरी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। फिर बात करते हैं जो किसान आजकल हैं देश के में अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव क्या रहा है। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी थे भारत आए थे, उन्होंने उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिणी भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य फसलों जो मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास के क्षेत्र को की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्रों के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत से पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास से उपलब्धता उसकी फली फूली। अपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया और नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। तो चंपारण आंदोलन 1917 की जो बात करते हैं। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकीय दी जाती है। आज भारतीय कृषि दो राह पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है। सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। ये मुख्य रहेगा जो कंटेंट हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित होगा। क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज कई विवादों से घिरी है और यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भृतकों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का नवीनीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जनन इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जनन इंजीनियरिंग में बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने से में शक्तिशाली पूरक रूप से की जाती है। तो ये आज की डेट में हम बात करते हैं तो अहम कदम रहेगा कृषि क्षेत्र की ओर। फिर बात करते हैं वास्तव में ऑर्गेनिक कृषि का आज अभी अधिक प्रचलन हो रहा है और जरूरी भी है, क्योंकि यह उर्वरकों, कीटनाशकों जैसे खाद्यान्न कारखानों से निर्मित रसायनों के बिना की जाती है और यही मेन इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम के अंदर। किसान को यहीं से फायदा पहुंचाया जाएगा ताकि उसकी जो है इनपुट कॉस्ट को कम किया जा सके। आज खाद बीज ऑर्गेनिक जो काफ़ी महंगे हो गए हैं और उन्हें ऑर्गेनिक में क्या करेगा, वो फर्टिलाइजर को हम कम इस्तेमाल करेंगे, कीटनाशक को कम इस्तेमाल करेंगे और वहीं जो खेत के अवशेष हैं उसी से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है। अब आप सोच सकते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती गुजरात में जो क्या है, पर पहली ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी खोली जा रही है और भारत के पास सबसे ज़्यादा 30% जो है टोटल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स हैं। भारत के पास सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान हैं और इंडिया हैज़ द मोस्ट ऑर्गेनिक फार्मर्स। सिक्किम डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए फुली ऑर्गेनिक। भारत का पहला राज्य सिक्किम है और जो गांव है नैनीताल का माकंदपुर गांव है, जहां पर पूरा गांव सबसे पहले ऑर्गेनिक खेती करने वाला था। द कंट्री विद द लार्जेस्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया इज चाइना। तो जिसके पास एरिया सबसे ज़्यादा वो चाइना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।